हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के ये लेसन में आज हम देखने वाले हैं टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी यानी क्या, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। वैसे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में इसका एक्सप्रेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब स्टार्ट करने से पहले यानी एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। क्या थ्योरी है, तो अब आप कंसिडर करो कि एक रिवर है, ठीक है। ये रिवर कैसी है, तो आपको दिखाई दे रही है ये रिवर ऐसी है, ठीक है, ऐसी फ्लो हो रही है ये रिवर, ओके। तो आपको दिखाई देगा जो ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है रिवर का, ये जो पार्ट है वो स्टार्टिंग वाला पार्ट कैसा दिखाई दे रहा है, ये नैरो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको रिवर का, ठीक है। ऐसा थोड़ी है रिवर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फ्लो होती है, ऐसा नहीं है। तो वो कैसा भी पार्ट रह सकता है। आगे जाकर क्या हो रहा है, ये जो पार्ट कैसा है, ये ब्रॉड पार्ट है, ओके। तो ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो नैरो पार्ट है वो पोर्शन से ये रिवर कैसी मूव हो रही है और फ्लो ऑफ रिवर कैसा है, फास्टर है। जो नैरो पार्ट है वहाँ से फ्लो ऑफ रिवर कैसा है, फास्टर है। और जो ब्रॉड पार्ट है उससे जो रिवर फ्लो हो रही है यानी वो पार्ट से आपको फ्लो कैसा दिखाई दे रहा है, ये स्लोअर दिखाई दे रहा है, ओके। जो नैरो पार्ट है वहाँ से आपको फ्लो कैसा दिखाई दे रहा है, फास्टर। और जो ब्रॉड पार्ट है वहाँ से आपको ये रिवर कैसी फ्लो होती हुई या फ्लो ऑफ वाटर कैसे दिखाई देगा, स्लो दिखाई देगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जब ये पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स जब ये नैरो सेक्शन में पहुंचेंगे तो वो क्या है, उसके पीछे भी और पार्टिकल्स है, ओके। बाकी भी उसके पीछे बहुत पार्टिकल है। तो इसलिए क्या होगा कि वो बहुत कम समय तक वहाँ पे रुकेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और उनकी स्पेस जो है वो दूसरे पार्टिकल्स अकोमोडेट करेंगे, यानी दूसरे पार्टिकल्स उनकी स्पेस लेंगे, ठीक है। पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये इसकी वजह से वो फास्टली चले जाएंगे दूसरे पार्ट में, यानी आगे जाएंगे। तो इसकी वजह से इनकी जो वेलोसिटी है, तो एट दिस पोर्शन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओके। एंड जब ये एंटर करेंगे ये वाइडर सेक्शन पे या नैरोअर, ये ब्रॉडर सेक्शन पे भी बोल सकते हो या वाइडर सेक्शन भी बोल सकते हो इसको। जब ये एंटर करेंगे वाइडर सेक्शन को, ठीक है, तो वो क्या होंगे, अब चलो बहुत स्पेस है इसलिए वो स्लो डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्पेस है, समझ में आया। और ये फ्लूइड कैसा है, वाटर, यानी इट इज़ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। ये किसके बारे में चल रहा है, सब इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में है, जो कॉम्प्रेस नहीं हो सकता ऐसा फ्लूइड है। तो ये क्या होगा, जो पार्टिकल मूव हो रहे हैं नैरोअर सेक्शन से वो फास्ट मूव होंगे, और जब वो ब्रॉडर सेक्शन में आएंगे तब वो कैसे हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया क्या, ये क्या है, तो द फ्लूइड डज नॉट मूव फास्टर इन, ये जो है, इफ़ द फ्लूइड इज़ नॉट, द फ्लूइड डज नॉट फास्टर इन ब्रॉडर रीजन और वाइडर रीजन, और फ्लूइड फास्टर इन नैरोअर रीजन, ठीक है। तो ये हो गया इन केस ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड में। ये कौन सी केस है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। तो आपको इसलिए जो रिवर का अगर आपने देखा, जहाँ पे नैरोवर पोर्शन है वहाँ पे फ्लो फास्ट है, और जहाँ पे ब्रॉडर सेक्शन है वहाँ पे फ्लो कम है। अब सपोज करिए ये रिवर ऐसा, उसका जो नीचे का सरफेस है यानी उसको क्या बोलते हैं, रिवर बेड, ठीक है। ये रिवर बेड है। अब यहाँ से अगर ये वाटर है तो ये पोर्शन में जब पार्टिकल्स रहेंगे तब ये आपको दिखाई देगा, ये सरफेस कैसा है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ सरफेस है। यानी यहाँ पे अब ये अगर रिवर बेड ऐसा है, सपोज करो ये ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब पार्टिकल्स आते हैं तो ये थोड़ा पोर्शन कैसा बनता है, नैरोवर बन जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसी होगी, इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे फ्लो कैसा होगा, फास्टर होगा,
ओके, ठीक है। और यहाँ पे कैसा है, ये साइड थोड़ा ब्रॉड मिल गया, ज़्यादा ये ब्रॉडर सेक्शन, वाइडर सेक्शन मिल गया, तो यहाँ पे फिर से उसका फ्लो कैसा होगा, स्लोअर रहेगा। अगेन यहाँ पे उसको, ये साइड पे उसको नैरोवर मिल गया है, तो यहाँ पे फ्लो उसका फास्टर रहेगा। और अगेन यहाँ पे कैसा रहेगा, ब्रॉडर रहेगा। यानी जो डीप है या ब्रॉडर है, तो यहाँ पे कैसा रहेगा, स्लो रहेगा। ओके, तो जो डीप पोर्शन है, वहाँ पे फ्लो कैसा है, स्लो रहेगा। और जो डीप नहीं है, तो वहाँ पे फ्लो कैसा रहेगा, फास्टर रहेगा। ठीक है, तो ये समझ लो। अब ये सब थ्योरी इसलिए बताई है, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। आपके घर में वाटर पाइप होगा, जहाँ पेड़ को पानी डालने का जो पाइप है, अगर आप वहाँ से फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है, जितना फ्लो ऑफ वाटर यहाँ से एंटर हो रहा है, उतना ही फ्लो ऑफ वाटर यहाँ से लीव हो रहा है। ओके, अगर बीच में कुछ भी लीकेज नहीं है तो अगर आप इसको वैसे ही वो पाइप को पकड़ के अगर रखते हो, तो आपको दिखाई देगा वो फ्लो ऑफ वाटर स्टेडीली फ्लो हो रहा है। वाटर कैसा फ्लो हो रहा है, स्टेडीली फ्लो हो रहा है। बट आपने क्या कर दिया, अभी ये जो पाइप है, इसके ये एक साइड को, यानी एक एंड को आपने यहाँ से दबाया। दबाने के बाद में क्या हो गया, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जहाँ से वाटर निकल रहा है, तो वो पाइप का जो ये सेक्शन है, वो कैसा हो जाता है, नैरो हो जाता है। तो आपको दिखाई देगा कि पहले से यहाँ से पानी जो है वो कैसे आ रहा है, अब फास्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप आपके घर में कर सकते हो, यानी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, समझ में आया क्या ये क्या है? तो सब अब आपने यहाँ पे कौन सा फ़्लो लेना है, तो यहाँ पे हम कंसिडर करने वाले हैं स्ट्रीम लाइन फ़्लो। कौन सा कंसिडर करने वाले हैं, स्ट्रीम लाइन या लैमिनार भी बोल सकते हैं, या इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेडी फ़्लो। फिर आपने स्टडी किया है स्ट्रीमलाइन फ्लो का, तो उसमें आपको कहा गया है कि वेलोसिटी फॉर अ स्टडी फ्लो, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। और अभी मैं बोल रही हूँ कि वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज़ होगी, यहाँ पे जाने के बाद में वो स्लो हो जाएंगे, ऐसा बोल रही हूँ। तो इसका कहना क्या है, यानी इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी तो वेरी होंगी ही अलग अलग पॉइंट पे, पर जैसे पहले मैंने बताया था कि इन स्ट्रीमलाइन फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने बताया, यानी बुक में है ऐसा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में वेलोसिटी ऑफ द फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट है एट अ गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट पे कांस्टेंट है। सपोज मैंने ये पॉइंट कंसिडर किया, ये पॉइंट पे वेलोसिटी जो रहेगी, अगर सपोज करो 2 मीटर पर सेकंड है, तो एक पार्टिकल के लिए वही रहेगी, दूसरा आएगा उसके लिए भी वही रहेगी, तीसरा आएगा तो उसके लिए भी वही रहेगी। पर अगर सपोज ये दूसरा पॉइंट आपने कंसिडर किया, यहाँ पे सपोज ये डी पॉइंट है, तो ये डी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड नहीं रहेगी, यहाँ पे कितनी रहेगी, सपोज करो 10 मीटर पर सेकंड है। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ पे रीच होता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अब 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा पार्टिकल आएगा, दूसरा पार्टिकल रीच होगा, उसकी भी यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड। यानी कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट एट अ गिवन पॉइंट। जो पॉइंट दिया है वहाँ पे वही रहेगी, पर जैसे वो अलग अलग पॉइंट पे जाएगा, तो वेलोसिटी भी कैसी होगी, वो वेरी हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, दैट इज़ वी से दैट फॉर अ स्टेडी फ्लो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट एट ए गिवन पॉइंट, बट इट कैन वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ओके, समझ में आया कि एक पॉइंट पे वो कांस्टेंट ही है, बट अगर पॉइंट चेंज कर दिए तो वेलोसिटी भी वेरी होगी, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। समझ में आया? और इसमें याद रखने के लिए ये आप याद रखिए कि इफ़ वी कंसिडर अ नैरो सेक्शन अगर हमने कंसिडर कर दिया, तो पार्टिकल कैसे मूव होंगे, द पार्टिकल हैज़ टू मूव फास्टर इन द नैरो सेक्शन। नैरो सेक्शन से पार्टिकल कैसे मूव होंगे, फास्टर मूव होंगे, क्योंकि वहाँ पे कम स्पेस है। ठीक है, कम स्पेस। अब हमको अगर एक बिल्कुल कम जगह है, तो वहाँ पे आपको बिठा दिया, तो आपको कैसा लगेगा,
आप वहाँ से फट से उठ जाएंगे, ठीक है। और वैसे ही आपको बड़े से हॉल में, एकदम एयर कंडीशनड हॉल में बिठा दिया तो आप बहुत देर तक वहाँ पे रुक सकते हो। वैसे ही ये कंडीशन है, ठीक है, वैसे ही ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ पे नैरो सेक्शन है वहाँ पे पार्टिकल क्या होंगे, कम रुकेंगे, यानी पार्टिकल हैज़ टू मूव फास्टर इन द नैरो सेक्शन वेयर बिकॉज देयर इज़ अ लेस स्पेस। यहाँ पे कैसी स्पेस है, कम स्पेस है। ये पोर्शन में स्पेस कैसी है, कम स्पेस है, ठीक है। तो यानी उनको अकोमोडेट करने के लिए पार्टिकल के पीछे और भी पार्टिकल्स है ना, तो दूसरे को जगह देने के लिए वो क्या होंगे, वो निकल जाएंगे आगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है सब। तो समझ में आया। तो ऐसा करते समय उनकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजेस। देन पार्टिकल एंटर्स टू द वाइडर सेक्शन। अब पार्टिकल कौन से सेक्शन में आ गया है, वाइडर सेक्शन, वाइडर यानी ब्रॉडर सेक्शन में आ गया है, ओके। तो क्या होगा, व्हेन इट एंटर्स इन वाइडर सेक्शन इट स्लोज डाउन। अब है बहुत स्पेस, अब वो स्लो हो जाएगा बिकॉज देयर इज़ मोर स्पेस, यहाँ पे बहुत सारी स्पेस है, ठीक है। तो ये है किसके केस में, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के केस में है। ये सब थ्योरी किसको अप्लाई हो रही है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। हियर वी कंसीडर द फ्लूइड विच इज़ इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल मीन्स कॉम्प्रेस नहीं होने वाला, उसके लिए ये सब थ्योरी लागू है, ओके। तो ये कॉम्प्रेसिबल नहीं है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इसलिए वी से दैट पार्टिकल्स मूव फास्टर थ्रू अ नैरो सेक्शन एंड स्लोज डाउन वाइल, अब कहा, वाइल मूविंग थ्रू द वाइडर सेक्शन। समझ में आया कि पार्टिकल फास्टर फ्लो होंगे नैरो सेक्शन से और स्लो डाउन होंगे वाइल मूविंग थ्रू अ वाइडर सेक्शन। बट इफ़ वी कंसिडर कॉम्प्रेस फ्लूइड, कॉम्प्रेस फ्लूइड में ऐसा नहीं होगा। कॉम्प्रेस फ्लूइड में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। कि देखो मैं इसको सब इरेज कर देती हूँ, बताती हूँ आपको कि अगर ये ऐसी ट्यूब है, ओके, तो ये ऐसी ट्यूब है, तो अब हियर वी कंसिडर कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, जो कॉम्प्रेस हो रहा है, ठीक है, कॉम्प्रेस हो रहा है, दब जा सकता है, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड अगर कंसिडर किया। इन केस ऑफ कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, अब ये कौन सा पोर्शन है, नैरो सेक्शन है, नैरो पोर्शन है, और ये कैसा पोर्शन है, ब्रॉड, या इट इज़ नोन एज वाइडर सेक्शन, ठीक है। तो उल्टा होगा, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड में उल्टा था, वैसे ही अब इनकॉम्प्रेसिबल में नैरो में फास्ट होते थे, बट in case of compressible fluid they do not move faster in the narrow region। narrow region में वो faster move नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यानी आपको याद रहेगा, particles do not move faster। कौन से केस चाहिए, चालू है अपनी कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड की, ठीक है। डू नॉट मूव फास्टर इन नैरो रीजन में फास्टर मूव नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, बिकॉज वो कॉम्प्रेसिबल है, इसलिए वो क्या होंगे, प्रेस होने वाले हैं ना, कॉम्प्रेस हो सकते हैं, उसमें एडजस्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, इट विल बी कॉम्प्रेस हो जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्रेसिबल है तो ये क्या हो जाएंगे, ये नैरो सेक्शन में कॉम्प्रेस हो जाएंगे टू फिट, उसमें फिट होने के लिए वो क्या होंगे, कॉम्प्रेस हो जाएंगे इनटू द नैरो स्पेस। समझ में आया। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड का हमने देखा था, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड में नैरो स्पेस में वो फास्ट मूव होते थे क्योंकि वो कॉम्प्रेस नहीं होने वाले हैं ना, तो इसलिए क्या है, तो यहाँ पे अगर स्पंज का आपने एक पीस लिया और आपने वो स्पंज का पीस एक छोटे से जगह पे रखा, तो अगर उसको या छोटे से बॉक्स में रखा तो बहुत बड़ा स्पंज का टुकड़ा है, सपोज करो एक स्पंज का टुकड़ा है और उसकी साइज से वो बॉक्स छोटा है तो वो स्पंज क्या होगा, कॉम्प्रेसिबल है, तो वो बराबर उसमें बैठ जाएगा। बट आपने अगर एक वुडन बॉक्स लिया है, ऐसा सपोज करो वुडन ब्लॉक लिया है और बड़ा है वो, और उसको अगर
बॉक्स में बिठाना है तो बैठ नहीं सकेगा क्योंकि वो कॉम्प्रेस ही नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे ही ये है। समझ में आया क्या? इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड में अब क्या होता है, नैरो सेक्शन से फास्टर मूव होते हैं, वाइडर सेक्शन में स्लोअर होते हैं। बट इन केस ऑफ कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, नैरो सेक्शन से वो particles do not move faster in narrow region because it will be वो क्या हो जाएंगे, they will be, it will be नहीं चाहिए यहाँ पे, they will be compress, वो क्या हो जाएंगे, compress हो जाएंगे to fit। ओके, इसमें फिट बैठने के लिए वो कॉम्प्रेस हो जाएंगे। समझ में आया? फिर ये को सब थ्योरी अब आगे जाकर हम देखेंगे। अब आपको जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एक्सप्रेशन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, ये सब समझ में आया होगा तो आगे का बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। तो यहाँ पे हमको कंसिडर करना है, देखो डायग्राम की तरफ देखो, पहले स्टेटमेंट बाद में देखेंगे, यानी स्टेटमेंट पहले देख लिया तो डिफ़िकल्ट लगता है। अब सब समझने के बाद में अगर स्टेटमेंट देखते हैं तो बहुत ईजी जाता है फिर। तो अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये पाइप है। ठीक है, तो पाइप है या ट्यूब है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें से कौन सा फ्लो जा रहा है, तो हियर वी कंसिडर अगेन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। कौन सी केस ले रहे हैं, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड की। अब आपको मालूम है सब कि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो नैरो पोर्शन में वो कैसा जाएगा, फास्ट, और पोर्शन में कैसा जाएगा, वाइडर सेक्शन में वो कैसा जाएगा, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड स्लो जाएगा। ठीक है, ये अभी हमने देखा है। ओके, वाइडर में स्लो मूव होगा और नैरो में फास्ट मूव होगा। ये समझ में आया? तो अब देखो क्या करना है कि यहाँ पे हमने देखा है ये ट्यूब कैसी है, यहाँ पे वाइडर है ऊपर, ये फर्स्ट साइड में एंट्री में वो वाइडर है या ब्रॉडर है, और जहाँ से पानी लीव हो रहा है तो सपोज़ वाटर कंसिडर करेंगे हम, यानी इजी जाता है समझने के लिए। तो यहाँ से अगर पानी लीव हो रहा है तो ये सेक्शन कैसा होते जा रहा है, उसका नैरो होते जा रहा है। ठीक है, उल्टा है, ये सेक्शन नैरो होते जा रहा है इसका ट्यूब का। तो अब यहाँ पे दो सेक्शंस कंसिडर करना है आपको। पहला जो सेक्शन है ये A1 सेक्शन है, दिखाई दे रहा है डायग्राम में A1। तो पहला ये जो सेक्शन है A1 सेक्शन है। दूसरा सेक्शन जो है A2 सेक्शन है। ओके, A1 और A2 सेक्शन दो कंसिडर करने हैं। ठीक है, A1 सेक्शन जो है वो A पॉइंट पे है, आपको दिखाई दे रहा है A पॉइंट, ठीक है, डायग्राम में। और A2 सेक्शन जो है वो B पॉइंट पे है। ओके, B पॉइंट दिखाई दे रहा है डायग्राम में। ठीक है, तो अब ये समझ में आया आपको? तो A1 सेक्शन और A2 सेक्शन कैसा है, तो A1 सेक्शन जो है इट इज़ लार्जर देन द A2 सेक्शन। A1 सेक्शन कैसा है, इट इज़ लार्जर, और ऐसा भी बोल सकते हैं सेक्शन A1 हैज़ लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया देन द सेक्शन A2। ठीक है, और अब वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे। सपोज V1 इज़ द वेलोसिटी फॉर सेक्शन A1 एंड V2 इज़ द वेलोसिटी फॉर सेक्शन A2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब आपको मालूम है मैटर जो है, क्या कंजर्वेशन ऑफ मैटर के लिए बोल सकते हैं हम, आपको मालूम है ये कि मैटर इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड विद इन द ट्यूब एनक्लोज बिटवीन A1 एंड A2। अब मैटर कैसा है, नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। तो अब A1 और A2 के बीच में ये मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो मास रहेगा फ्लूइड का वो कांस्टेंट रहेगा पूरे रीजन में, है ना। जैसा ये मास, अब सपोज कीजिए m इज़ द मास ऑफ द फ्लूइड। m क्या है, मास ऑफ द फ्लूइड। ओके, मास है फ्लूइड का, मास, फ्लूइड मास है। ठीक है, तो जो मास ऑफ फ्लूइड एंटर करेगा ये सेक्शन से, ठीक है, मास एंटर्ड जितना है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ मास एंटर थ्रू ए, शॉर्ट में लिखती हूँ थ्रू ए से मास जितना फ्लूइड का एंटर होता है इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड विच लीव द सेक्शन A2। समझ में आया? जितना यहाँ से एंटर हो रहा है उतना ही यहाँ से ये साइड से लीव हो रहा है।
ठीक है, जितना एंटर होता है मास, यानी यहाँ पे अगर m है मास, तो जो अपने को लास्टली मिलता है वो भी क्या है, m है। मास एंटर थ्रू ए, इट इज इक्वल टू मास लीव थ्रू बी। ठीक है, ये बी सेक्शन से यानी लास्ट एंड से जितना एंटर किया उतना ही लीव होगा। समझ में आया? तो ये पूरी थ्योरी जो जितनी मैंने बोली ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब स्टेटमेंट लास्ट में लेते हैं, स्टेटमेंट यानी आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम का डिस्क्रिप्शन समझ में आया ना। एक्सप्रेशन जब भी पूछा है तो आपको डायग्राम निकालनी ज़रूरी है और उसका एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है। सब ये जो मैंने बोला है वो सब लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं अब खुद ही आपको एक्सप्रेशन लिख के दिखाती हूँ क्या है। तो यही सब मैंने अभी बोला है कि मास ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट, दैट इज इफ मास m ऑफ द फ्लूइड एंटर्स द सेक्शन A1 देन इक्वल मास ऑफ फ्लूइड शुड लीव द सेक्शन A2। समझ में आया? जितना A1 से एंटर हो रहा है उतना ही वो दूसरे साइड से लीव होगा। यहाँ से एंटर हो रहा है जितना, उतना ही m यहाँ से एंटर हो रहा है उतना ही लीव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम की तरफ देखो, ये हमने क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर रहा है। ठीक है, ये पहला क्रॉस सेक्शन और ये दूसरा सेक्शन कंसिडर किया है। ओके, तो यहाँ पे जो H और G का डिस्टेंस है, यानी कितना वाइडर है ये क्रॉस सेक्शन, V1 डेल्टा टी आपको दिखाई दे रहा है। अब V1 डेल्टा टी क्यों है? क्योंकि आपको मालूम है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा फिर, x इज इक्वल टू V इंटू टी। तो यहाँ पे जो है H टू G में ये जो एरो दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, ये क्या है, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना है फॉर फर्स्ट सेक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट सेक्शन के लिए सपोज डिस्टेंस इज x1, इट इज़ इक्वल टू V1 डेल्टा टी। समझ में आया इसके फॉर्मूला से? अब वैसे ही ये दूसरा सेक्शन SR की तरफ देखो आप, यहाँ पे भी नीचे V2 डेल्टा टी दिखाई दे रहा है। तो V2 डेल्टा टी यानी ये x2 है, ये डिस्टेंस कितना है, इट इज़ x2 इक्वल टू चाहिए था वहाँ पे डायग्राम में, x2 इक्वल टू क्या आएगा, इट इज़ V2 डेल्टा टी। V2 डेल्टा टी V1 डेल्टा टी क्यों आया है, समझ में आया होगा आपको, V1 डेल्टा टी और V2 डेल्टा टी। तो वही सब यही अपना सिंपल जो रिलेशन है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का, उसके ऊपर से ये आया है। अब ये सब यानी एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं ये ले रही हूँ। अब मास को कंसिडर करेंगे। मास का फॉर्मूला है आपके पास में, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो। ओके, रो क्या है, सपोज डेंसिटी है। तो अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, अब यहाँ पे पाइप ही है सीधा साधा। तो यह वॉल्यूम यानी क्या रहता है एरिया इंटू लेंथ इंटू रो। अब यहाँ पे एरिया क्या है आपका, एरिया सपोज करो A1 है, पहले इस सेक्शन का एरिया है A1 और जो L है, L यानी डिस्टेंस है, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है यहाँ पे डायग्राम में देखो, लेंथ कितनी है, ये फर्स्ट A1 पोर्शन की लेंथ इट इज़ GH दिखाई दे रही है ना, और उसके नीचे क्या लिखा है, V1 इंटू डेल्टा टी। कैसे आया ये मैंने अभी आपको बताया है कि x1 सपोज करो उसको, और V1 इंटू डेल्टा टी ये है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो लेंथ कितनी है, लेंथ है V1, कितनी है लेंथ, V1 इंटू डेल्टा टी, V1 इंटू डेल्टा टी इंटू रो। समझ में आया मास कैसा निकालना है? तो ओके, तो ये सब ये जो बॉक्स में मैं ये रफ वर्क है आप सब सपोज करो। ठीक है, तो अब आपको कठिन नहीं जाएगा आगे की स्टेप, इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी था। अब आगे चलो, अपना एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है अभी। देयरफॉर ये वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द ट्यूब। जो वॉल्यूम फ्लूइड का एंटर हो रहा है ये साइड से, और क्रॉस सेक्शन कौन सा है उसके लिए, सपोज एट पॉइंट A भी बोल सकते हो, और थ्रू क्रॉस सेक्शन A1 भी बोल सकते हो आप। A1 भी है, क्रॉस सेक्शन कौन सा है यहाँ पे, A1 क्रॉस सेक्शन है, या ऐसा भी बोल सकते हो थ्रू पॉइंट A। ठीक है, अब उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। देयरफॉर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम किसका, ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, हाँ,
कहाँ से एंटर होने वाला, एंटरिंग वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द ट्यूब, एंटरिंग द ट्यूब थ्रू क्रॉस सेक्शन, देखो थ्रू क्रॉस सेक्शन, थ्रू क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए कितना है वो, इट इज़ इक्वल टू रो A1, पहले एरिया क्या है यहाँ पे A1 लेना पड़ेगा, ए पॉइंट पे एरिया A1 है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको A1, ठीक है। ऊपर का फॉर्मूला भी देख सकते हो A1, और ये कौन सा वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी तो लिखी, अब वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, इट इज़ V1 डेल्टा टी पहले सेक्शन के लिए, ठीक है। रो A1 V1 डेल्टा टी, ऊपर भी हमने लिखा ही है, मास कैसा लिखना है A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो, तो मैंने ऐसा लिखा है रो A1 V1 डेल्टा टी, ठीक है। अब ये हो गया पहला वॉल्यूम। अब जो ये सेक्शन से लीव हो रहा है, जो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड लिविंग द ट्यूब थ्रू द सेक्शन एट बी, बी से कितना वॉल्यूम लीव हो रहा है, ये बी दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, बी को कितना वॉल्यूम लीव कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लिविंग द ट्यूब, आप मेरे साथ लिखो, यही अपनी नोट्स है, ट्यूब थ्रू क्रॉस सेक्शन, कौन से क्रॉस सेक्शन से लीव हो रहा है, एट पॉइंट, डायग्राम में देखो कौन से क्रॉस सेक्शन से लीव हो रहा है, बी पॉइंट से लीव हो रहा है, तो एट पॉइंट बी, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू, और उसके लिए क्या है फिर मास क्या आएगा, देखो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वो डेंसिटी तो रो ही रहेगी कांस्टेंट, क्योंकि फ्लूइड कांस्टेंट है तो रो ही रहेगी, ठीक है। और एरिया कौन सा है इसके लिए, A2 एरिया है। अब डिस्टेंस कितना है उसके लिए, V2 डेल्टा टी है, V2 डेल्टा टी, ये आएगा V2 डेल्टा टी, समझ में आया। फिर कैसा है, तो जितना मास जितना वॉल्यूम एंटर हो रहा है उतना ही वॉल्यूम लीव हो रहा है, ठीक है। अब फ्लूइड कैसा है, इनकॉम्प्रेसिबल है, तो मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द ट्यूब, जो मास एंटर हो रहा है ट्यूब से वही मास लीव होगा ट्यूब एट पॉइंट बी, ट्यूब्स के पॉइंट बी से, ठीक है। तो यही लिखते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिखती हूँ, ये देखो ये सब लिखना ज़रूरी है एक्सप्रेशन में, आप भी मेरे साथ लिखो, एज फ्लूइड इज़ इनकॉम्प्रेसिबल, फ्लूइड कैसा है, फ्लूइड इज़ इनकॉम्प्रेसिबल, fluid is incompressible, okay, the mass of the fluid, ये सब लिखना है, the mass of fluid entering the tube at point A is same as, is equal to mass of the tube, mass of the fluid बोलेंगे, mass of the fluid leaving the tube, ठीक है। समझ में आया, जितना मास एंटर हो रहा है इट इज़ इक्वल टू मास लिविंग द ट्यूब। तो सेक्शन को लिखेंगे, अब पहला सेक्शन कौन सा था, ये था, सेकंड सेक्शन कौन सा है, ये सेक्शन है। तो पहला सेक्शन का नाम क्या है, EFGH दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में। दूसरा सेक्शन का नाम क्या है, PQRS। तो यहाँ पे मैं इन टर्म्स ऑफ सेक्शन लिखती हूँ ये, कि मास ऑफ द फ्लूइड, देयरफॉर मास ऑफ द फ्लूइड इन सेक्शन, कौन से सेक्शन से, EFGH इज इक्वल टू कौन सा है, मास ऑफ द फ्लूइड इन सेक्शन PQRS, ओके। ये समझ में आया। तो अब कितना है मास, EFGH को हमने लिखा है, देखो लास्ट स्लाइड में
कितना है ये मास, पहला रो A1 V1 डेल्टा टी, और जो लीव कर रहा है वो कितना है, रो A2 V2 डेल्टा टी। तो उसको ही लिखना है। चलो लिखते हैं, यहाँ पे लिखो तो कितना एंटर हो रहा है फिर EFGH को, रो A1 V1 डेल्टा टी इट इज़ इक्वल टू रो A2 V2 डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पे अब रो कैंसिल हो रहा है, अब कौन कैंसिल होता है, डेल्टा टी कैंसिल होता है, तो वी गेट, देयरफॉर वी गेट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, दैट इज़ आगे अगर तीसरा सेक्शन अगर लेते हैं तो अगेन A3 V3 रहेगा। ऐसे कितना भी सेक्शन लो, पाइप अगर बहुत बड़ा है तो उसका ट्यूब अगर बहुत बड़ी है तो बहुत सारे सेक्शन रह सकते हैं, तो A4 V4 रहेगा, A5 V5 रहेगा। वैसे AN VN N सेक्शन है तो क्या रहेगा, AN VN। तो देयरफॉर वी से दैट हियर AV यानी कौन सा भी सेक्शन रो, फर्स्ट सेक्शन इट इज़ इक्वल टू सेकंड सेक्शन इक्वल टू थर्ड सेक्शन, यानी AV इज इक्वल टू कैसा रहता है फिर, कांस्टेंट। ठीक है, AV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, यानी इसका ही मतलब क्या है, A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब V को यहाँ पे भेज दिया तो इट इज़ A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ओके, ये भी रह सकता है। तो यानी AV क्या है, हियर AV इज़ द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। समझ में आया, AV क्या है फिर, AV इज़ इक्वल टू वॉल्यूम, क्या निकाला है हमने, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड निकाला है हमने। ठीक है, समझ में आया। तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड कैसा लिखेंगे फिर इसको इन टर्म्स ऑफ, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड विथ यानी वॉल्यूम टू द टाइम, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। तो कैसा लिखेंगे देखो इसको, दैट इज़ AV इज इक्वल टू, क्या बोला अभी हमने कि वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो कैसा डिनोट करते हैं, dV/dt। ओके, ये समझ में आया। तो ये इक्वेशन को ही क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये भी इक्वेशन है, या आप बोल सकते हो AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला भी ले सकते हो, या A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 वाला भी। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी dV/dt, द क्वांटिटी ये क्या है, तो ये है वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड, ये V क्या है, पर यूनिट टाइम, उसके नीचे क्या है, टाइम है। तो क्या है, द क्वांटिटी dV/dt क्या है ये, इट इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड पर यूनिट टाइम, क्या है ये, पर यूनिट टाइम है। अब कहाँ से, पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब ऑफ द फ्लो, कहाँ से भी, कौन से भी क्रॉस सेक्शन से जाओ, ये dV/dt क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, एनी क्रॉस सेक्शन, कोई भी क्रॉस सेक्शन से जाओ, क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लूइड। समझ में आया क्या यहाँ तक, ओके। ठीक है, फ्लूइड, अब फ्लूइड ही नहीं लिखते, ऑफ द ट्यूब लिखते हैं यहाँ पे, ऑफ द ट्यूब ऑफ फ्लो, ट्यूब का ना, ट्यूब ऑफ फ्लो लिखते हैं। ठीक है, तो यह इसको क्या बोलते हैं, dV/dt को, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉल्यूम फ्लक्स, उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम फ्लक्स। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको ही क्या बोलेंगे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम फ्लक्स। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वॉल्यूम फ्लक्स। इम्पॉर्टेंट है ये वॉल्यूम फ्लक्स, यानी क्या, समझ में आया होगा आपको कि रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड पर यूनिट टाइम,
passing through any cross section of the tube of the flow is called volume flux। सिर्फ डेफिनेशन अगर पूछा गया, ऐसे नहीं है कि एक्सरसाइज के उतने ही क्वेश्चन करना है। HSC में लेसन में के कौन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पूछा व्हाट इज़ वॉल्यूम फ्लक्स, तो वॉल्यूम फ्लक्स यानी क्या है, dV/dt है। AV इज इक्वल टू dV/dt लिखना पड़ेगा। dV/dt यानी क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब ऑफ फ्लो इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लक्स, ठीक है। ऐसे ही सेम है मास फ्लक्स। अब मास फ्लक्स यानी क्या है, मास क्या है, मास यानी रो इनटू वॉल्यूम रहता है। तो रो और dV/dt ये है वॉल्यूम फ्लक्स, ठीक है। रो इनटू मास क्या रहता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रहते हैं। अब डेंसिटी यहाँ पे लेती हूँ रो, और अब मास फ्लक्स निकालना है, इसलिए वॉल्यूम फ्लक्स को लेती हूँ dV/dt। तो इट इज़ इक्वल टू dm, ये रो इंटू वी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इट इज़ इक्वल टू मास। तो यहाँ पे आएगा dm/dt। दिस इज कॉल्ड इसको ही क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एज मास फ्लक्स। समझ में आया, मास फ्लक्स क्या है फिर, dm/dt यानी क्या है, रो dV/dt। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे अपना ये एक्सप्रेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। समझ में आया होगा, मेरे साथ लिखो थोड़ा सा, यानी आपका भी हैंड रिटन हो जाएगा तो ज़्यादा लर्न अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो देखो फिर से पहले से देखेंगे, ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। मास जो है, मास क्या है, A1V1 डेल्टा टी इंटू रो। कैसे आया, समझ में आया होगा। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रहती है। वॉल्यूम यानी एरिया इंटू डिस्टेंस क्या है, अब डायग्राम में V1 डेल्टा टी है फॉर फर्स्ट के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये जनरल फॉर्मूला, ये रफ वर्क है अपना, आप ये नहीं लिखा आपने, आपके समझने के लिए है ये बॉक्स, ओके। तो क्या लिखा फिर पहले, जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास ऑफ द फ्लूइड लीव करेगा। तो जितना वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड लीव करेगा। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट A इज इक्वल टू लिखा हमने रो A1V1 डेल्टा टी। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड लिविंग द ट्यूब थ्रू क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट B क्या लिखा है, इट इज़ रो A2V2 डेल्टा टी लिखा है, ठीक है। उसके बाद में फ्लूइड कैसा है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ये लिखना ज़रूरी है। तो जितना मास का फ्लूइड एंटर हो रहा है उतना ही मास का फ्लूइड लीव हो रहा है, ओके। तो ये इसलिए यहाँ पे ये लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है इसलिए देयरफॉर मास ऑफ द फ्लूइड इन सेक्शन EFGH। अब सेक्शन कंसिडर किए EFGH और PQRS, तो जितना मास EFGH में है उतना ही मास किस में है, PQRS में है, ठीक है। तो क्या है अभी मास, रो A1V1 डेल्टा टी EFGH में है, इट इज़ इक्वल टू रो A2V2 डेल्टा टी किस में है, PQRS में है। देयरफॉर अब कैंसिल होने के बाद में वी गेट A1V1 इज इक्वल टू A2V2 दैट इज़ AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसके ऊपर से क्या मिला है आपको, ये इक्वेशन से A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। यानी एरिया अगर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, एरिया कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये उल्टा है। तो AV इज इक्वल टू वॉल्यूम, AV क्या है फिर, AV इज़ वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। AV यानी क्या है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे फिर AV यानी क्या है, इट इज़ dV/dt। कैसे डिनोट करेंगे उसको, dV/dt। तो ये इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। द क्वांटिटी dV/dt क्या है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब ऑफ द फ्लो एंड इट इज़ कॉल्ड एज वॉल्यूम फ्लक्स। वॉल्यूम फ्लक्स की डेफिनेशन हो गई, समझ में आया। तो वैसे ही उसके ऊपर से अब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है मास, तो इसलिए रो dV/dt इज इक्वल टू dm/dt, इसको क्या बोलेंगे, मास फ्लक्स, ठीक है। तो ये सब जो लिखा हुआ है आपको भी लिखना है, आप भी लिखिए, यानी आपके नोट्स तैयार हो जाएंगी, ठीक है, ओके। तो एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अब हम देखेंगे कि जितना कभी कभी वाटर रिलीज़ करते हैं डैम से, तो जो अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज़ करते हैं तो वो उसको मेंशन कौन से यूनिट में किया जाता है,
वो देखना है आज। तो उसको टीएमसी नाम के यूनिट में मेंशन किया जाता है। जैसे हम लोग वाटर के लिए बोलते हैं इतने लीटर का वाटर, उतने लीटर का वाटर, तो वैसे ही अगर डैम से पानी रिलीज़ करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ वाटर उन्होंने रिलीज़ किया है डैम से, तो वो किस में मेंशन होता है ये देखना है हमको। तो वो मेंशन होता है इन टर्म्स ऑफ टीएमसी। टी स्टैंड्स फॉर 1000, एम स्टैंड्स फॉर मिलियन एंड सी स्टैंड्स फॉर क्यूबिक, यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, इसको ही बोलते हैं टीएमसी। तो ऐसे कॉन्सेप्ट अब आगे देखना है, ये इम्पोर्टेंट है आपको एमसीक्यू के लिए, ये आ सकता है, सबने इसको भी लर्न करो। ओके तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, अभी मैंने बोला वही है, व्हेन वाटर इज़ रिलीज फ्रॉम अ डैम द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ मेंशन इन टर्म्स ऑफ 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, इट इज़ डिनोटेड बाय टीएमसी। ठीक है, और टीएमसी कैसा है, 1 टीएमसी इज इक्वल टू 10⁻⁹ क्यूबिक फीट वाटर पर सेकंड। समझ में आया, उसका यूनिट समझ में आया। 1 टीएमसी यानी क्या है, 10⁻⁹ टाइम्स क्यूबिक फीट वाटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना जाता है, 10⁻⁹ क्यूबिक फीट, इतना वाटर 1 टीएमसी यानी, क्योंकि बहुत बड़ा वाटर रहेगा ना जो रिलीज़ करेंगे डैम से, और डैम से कब रिलीज़ करेंगे, जब फ्लड आता है तब ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो 1 टीएमसी इसलिए उसका बहुत बड़ा यूनिट है ये। 1 टीएमसी इज इक्वल टू 10⁻⁹ क्यूबिक फीट वाटर पर सेकंड। ओके, और बेसिक यूनिट क्या है मेजरिंग फ्लो इज, इट इज़ क्यूसेक। क्या है बेसिक यूनिट ऑफ मेजरिंग फ्लो, जो फ्लो हो रहा है, पानी कितना फ्लो हो गया, तो उसका बेसिक यूनिट क्या है, इट इज़ क्यूसेक। और 1 क्यूसेक कैसा है, इट इज़ 1 क्यूबिक फीट पर सेकंड। यहाँ पे ऊपर देखो 2 नंबर के इसमें, यहाँ पे तो 10⁻⁹ लिया था, तो 1 क्यूसेक एक छोटा सा यूनिट है, वो कितना है 1 क्यूबिक फीट पर सेकंड। लीटर से बहुत बड़ा है, पर जैसे ये 1 क्यूसेक यानी क्या है 1 क्यूबिक फीट पर सेकंड, यानी कितने लीटर का वो पानी है, इट इज़ 28.317 लीटर पर सेकंड। इतना 1 क्यूसेक का है, और 1 क्यूसेक नहीं, यहाँ पे 1 टीएमसी है। ठीक है, समझ में आया। टीएमसी इज़ वेरी मच लार्जर यूनिट द विच इज़ यूज टू मेंशन द अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज फ्रॉम अ डैम। ओके, तो ये सब आपको लर्न करना है फॉर एमसीक्यू के लिए। अब आगे ये प्रॉब्लम देखेंगे क्या है, एक न्यूमेरिकल दिया है आपके बुक में, वो करेंगे। तो देखो मैं न्यूमेरिकल को पढ़ती हूँ पहले। एज शोन इन द गिवन फिगर अ पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो डायग्राम में आपको एक पिस्टन दिया है, दिखाई देता है पिस्टन, ये है पिस्टन, दिस इज़ नोन एज पिस्टन। पिस्टन यानी आपने जो ये इंजेक्शन की सीरीज़ को रहता है ना, या अपनी पिचकारी, उसको नीचे कैसा पंप रहता है, वैसे ये पिस्टन है। तो आगे क्या बोला है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है। तो सपोज़ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज इक्वल टू बोलेंगे कितना दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पुशेज द लिक्विड, ये पुश कर रहा है लिक्विड को आउट ऑफ द ट्यूब हुज एरिया एट द आउटलेट। आउटलेट का एरिया देखो, उसका जो पुश कर रहा है, तो ये ट्यूब का आउटलेट का एरिया कितना है, ये इनलेट है ना ये, ठीक है, और ये आउटलेट है, यहाँ से आ रहा है वाटर। तो इनलेट का एरिया, तो इसको A1 बोलेंगे, और इनलेट का एरिया कितना है A2 इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर स्क्वायर है, छोटा सा है 40 मिलीमीटर स्क्वायर। द पिस्टन इज पुश एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। पर सेकंड कैसा पुश कर रहा है, अब रेट है वो पर सेकंड दिख रहा है, यानी ये क्या है वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन है। तो V1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, इतना है। तो डिटरमाइन द स्पीड एट विच द फ्लूइड लीव्स द ट्यूब। अब कितने स्पीड से वो फ्लूइड बाहर आएगा ये डिटरमाइन करना है। तो सपोज वी हैव टू कैलकुलेट V2। ठीक है, V2 क्या डिटरमाइन करना है, द स्पीड एट विच द फ्लूइड लीव्स द ट्यूब, ये डिटरमाइन करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अब आपको जैसे गिवन लिखते हैं, पहले रीड करते करते गिवन लिखना इसलिए ज़रूरी है कि एकदम से आपको फॉर्मूला वो गिवन पर से रिकॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये करो आप, ऐसे लिखना ज़रूरी है। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है अपना इक्वेशन, इट इज़
ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज A1V1 इज इक्वल टू A2V2, अभी देखा हमने, ठीक है। तो क्या निकालना है, V2 को निकालना है, इसलिए मैं इसको ऐसा कन्वर्ट करती हूँ, V2 इज इक्वल टू क्या मिलता है फिर A1V1 अपॉन A2। ओके, तो सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, पर इसको हमने कन्वर्ट नहीं किया है, पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे पहले। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 2 इंटू 10 मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर 2 इंटू 10 रेस टू द पावर -2, पर यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए आएगा 10 रेस टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ओके, ये कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में 40 मिलीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है 10 रेस टू द पावर -3 मिलीमीटर का, तो यहाँ पे स्क्वायर है अगेन, तो ये आएगा 40 इंटू 10 रेस टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों कन्वर्ट हो गए। और ये वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो, 2 इंटू 10 रेस टू द पावर -2 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये अब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, कभी भी कन्वर्शन करके ही सब्सटीट्यूट करना है। 2 इंटू 10 रेस टू द पावर 4 A1 की वैल्यू, V1 की वैल्यू है 2 इंटू 10 रेस टू द पावर -2, और A2 की वैल्यू है 40 इंटू 10 रेस टू द पावर -6। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 220 और ये आएगा 10, यानी हर एक को सॉल्व किया तो ऊपर मिलते हैं 10 रेस टू द पावर -4 -2 यानी -6 और ऊपर आएंगे 10 रेस टू द पावर -6, नीचे आएंगे 10 रेस टू द पावर, ये कितना है, ये -6 ही है, -6 और ये 10 रेस टू द पावर -5 हो जाएंगे, यानी ऊपर जाने के बाद में क्या मिलता है 10 रेस टू द पावर -6 प्लस 5, इट इज़ इक्वल टू 10 रेस टू द पावर -1, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 1/10। 1/10 यानी क्या है, इट इज़ 0.1 मीटर पर सेकंड। ये अपना आंसर आ गया है, ठीक है, समझ में आया। इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, तो अभी सिर्फ अपना लास्ट टॉपिक बचा है लेसन का, इट इज़ नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे बर्नौलीज इक्वेशन के साथ। इसके आप ये जो अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गई है, बहुत लेंदी था, तो एक ही टॉपिक लेती हूँ आज, इसको आप राइटिंग करो, लर्न करो। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे विद बर्नौलीज इक्वेशन। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।